देखा जाए तो कुल जो है 90 दिन है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई है जो हमने की है और जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, हमें लगता है कि अगर यहाँ से कुछ लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी तक सेलेक्ट हो गए हैं, जहाँ पर भी हुए हैं, तो जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे जिस भी जगह हुए हैं, जिन्होंने नवोदय का एग्जाम क्वालिफाई किया है, केबीएस का क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या फिर JRF क्वालिफाई किया है, किसी भी एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई किया है, जो नहीं किए हैं उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, चाहे वो नेट हो, JRF हो, केबीएस हो, नवोदय हो, DSSB हो, कोई भी हो, हरियाणा टेट हो, यहाँ तक कि हम एच टेट की बात कर लें या हम BS टेट की बात कर लें या कोई भी टेट की बात कर लें, अगर आपने 100% तैयारी किया है तो आपसे एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। क्लियर है? अगर आपने 100% किया, जिन्हें ये लगता है कि अभी यूपी टीजीटी के लिए जो है हम तैयार नहीं है क्योंकि BS टेट या फिर अलग टेट की अपनी कैपेसिटी होती है कि आपने उसको क्वालिफाई किया, अदरवाइज यहाँ पे नहीं कर पाया है, तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने जिस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उसका पैटर्न अलग है और जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका पैटर्न अलग है। तो अगर आप उस पैटर्न से पढ़ करके वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो इस पैटर्न को पढ़ करके 100% आप जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने अंदर जो है किसी प्रकार का संदेह रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करना यह है हमें कि जो हमारे पास 90 दिन बचे हुए हैं, उस 90 दिन को हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए देखेंगे, यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए देखेंगे। आज ये जो सामने आपके सिलेबस है, ये सिलेबस हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि इसी सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे और हम अभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कोटा पूर्ति हम आपको करा रहे हैं, इस सिलेबस से अब के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सिलेबस मैक्सिमम टाइम हम देख रहे हैं जो आने वाले प्रश्न हैं, सिलेबस से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, ठीक है, इसमें आपका भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, क्या इतना ही आता है? इसके अलावा नहीं आता है, बहुत सारा आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के अलावा नहीं आता है, आता है। फिर जोगीमारा, अजंता बाग, बादामी, एलोरा, सिक्तन मासल, यहाँ के भित्ति चित्र के साथ साथ जैन, पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी शैली, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, मुगल शैली, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पहाड़ी शैली, और फिर यहाँ पर आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शशि कुमार हल्दार। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिलेबस हमारा बहुत छोटा है, ठीक है, सिलेबस हमारा बहुत छोटा है। तो ये तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इन्होंने जो सिलेबस हमें दिया है टीजीटी क्वालिफाई करने का, आपको किस तरफ से लग रहा है कि इस सिलेबस से हमारा टीजीटी क्वालिफाई होगा, लेकिन ये दिखाना आपको जरूरी था, इसलिए हमने आपको दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आपका पीजीटी का सिलेबस जो यूपी का है, ठीक है, देख लीजिए। इसमें विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के साथ साथ जो है अल्तामीरा, स्पेन, लास्कास, कोबुल, भोपाल क्षेत्र, भीमबेटका, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद, फिर भित्ति चित्र परंपरा में फ्रेस्को, सिक्को, अजंता, इसमें कुछ जो है आपके फंडामेंटल है जो कि इससे कहीं टफ आपका फंडामेंटल आता है। जयपुर फ्रेस्को, गोथिक चित्रकला अर्थात ये यूरोपियन आर्ट का दिया हुआ। भारतीय लघु चित्रकारी इसकी प्रमुख उपशैलियां जैसे कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़, मुगल, और ये किसका सिलेबस है, इनका है। तो क्या इस सिलेबस से पढ़ करके हम एग्जाम क्वालिफाई, सिर्फ इतना पढ़ लें तो क्या इससे क्वालिफाई हो सकता है? प्रभावाद, उत्तर प्रभावाद, नौ प्रभावाद, व्यंजना, सब इसमें जो भी दिया हुआ है, मेरे अनुसार नहीं। सिलेबस अपनी जगह है क्योंकि हमने कभी भी एग्जाम क्वालिफाई किया, हमने कभी भी ये सिलेबस नहीं देखा और आज तक नेट का भी सिलेबस नहीं देखा है, ना ही हम इसका सिलेबस देखें। हमें सिलेबस से कभी कोई लेना देना नहीं होता। किससे लेना देना होता है? सिर्फ और सिर्फ पेपर से, जो कि हमने कई बार आपको बताया है कि हम सिर्फ पेपर देखते हैं। हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे जो है एनालिसिस करते हैं पेपर को। तो अब जो है हम बात करेंगे, ठीक है, सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से जो है ये था उनके हिसाब से, ये था उनके हिसाब से जो ये बनाए हैं। अब आप लोग मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, जितना मैं एनालिसिस किया हूं, उसके हिसाब से आप लोग सिलेबस देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। तो शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है, यूपी टीजीटी के और पीजीटी के सिलेबस से। जो आप लोगों को करना है, ये सिलेबस जहां भी आप रखे होंगे उसको वहीं पर रखे रहने दीजिए, हमारे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूपी टीजीटी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा यूपी टीजीटी किस प्रकार से एग्जाम कराता है, वो पैटर्न पकड़ता है, ठीक है, कभी पुराने पेपरों का, कभी नए पेपरों का। सबसे पहले जो मूल मंत्र है आपका क्वालिफाई करने का, वो यूपी टीजीटी के जितने, अभी हम टीजीटी की बात करेंगे, जितने आज तक के प्रश्न हैं, जो पेपर हैं, उसको आपको रट्टा मारना होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। और जितना भी आपके सामने केबीएस,
MBS, DSSB, ठीक है, बिहार, हरियाणा, नेट, जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहां से देखिए 50% से अधिक आपका जो है सिलेबस या तैयारी यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आता क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले यूपी टीजीटी में, ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न आर्ट, और ये मॉडर्न आर्ट जो आपकी आधुनिक कला की पूर्व पीठिका है, आधुनिक कला की पूर्व पीठिका है, यहां से लेकर के आज तक। इसमें पूर्व पीठिका हम जानते हैं आप लोग क्या क्या आता है, जैसे कंपनी शैली है, काली घाट है, तंजौर वाली शैली है, उड़ीसा के पटचित्र है, नाथद्वारा है, ये सब आधुनिक कला की पूर्व पीठिका। दूसरे स्टेज पे अकेले राजा रवि वर्मा आते हैं और फिर यहाँ से कलकत्ता स्कूल शुरू होता है। कलकत्ता स्कूल के कलाकार पूरे भारत में फैल करके जो है कला को बढ़ावा दिए, कला को बढ़ावा दिए, और जो आज तक की परंपरा चलती आ रही है उसमें हम पढ़ेंगे, चाहे वो कला संस्थान हो, कोई भी हो, कला संस्थान हो, कला दीर्घाएं हो, विद्यालय हो और ग्रुप हो। इसके बाद से एक और आपका पैटर्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है, पूर्व पीठिका में। इसके बाद से राजा रवि वर्मा, फिर यहाँ पे टोटल कला विद्यालय यानी कि सबसे बड़ा ये है, और उसके बाद स्पेशल उत्तर प्रदेश के कलाकार और यहाँ की कलाएं। ठीक है, ये 4 पैटर्न आपके मॉडर्न आर्ट में है। अब इन 4 पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये भी जानना जरूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे। हमारा वो सिलेबस अलग है जो हमको तैयारी करना है, जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो तैयारी हमारा अलग है। इसलिए जो है जो सबसे मुख्य है ये बंगाल शैली से लेकर के जितने कला विद्यालय हैं, ग्रुप्स हैं और उसके कलाकार हैं और जितने मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, ये आपका जो है सबसे प्रमुख है। राजा रवि वर्मा अकेले हैं, बाकी पूर्व पीठिका से कंपनी शैली से क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, वरना नहीं आने वाला है। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश स्पेशल है, यानी कि इसके बाद से ये है। और आप लोगों को इस 90 दिनों में, ठीक है, 20 तारीख से मैं आप लोगों का क्लास लूंगा स्पेशल, 20 तारीख से स्पेशल क्लासें चलेंगी। 90 दिन हमारा टारगेट होगा और इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ आपको सप्ताह में 2 बार या 3 बार, ठीक है, 125 प्रश्नों का टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से पेपर सेट हम करेंगे और उसके बाद से जो 125 प्रश्नों का आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा। सप्ताह में मिनिमम 2, कोशिश करेंगे मैक्सिमम 3 बार, सप्ताह में 3 बार आपको जो है 125 प्रश्नों का सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न, और ये मॉडर्न जब हम शुरू करेंगे ये मॉडर्न लास्ट टाइम तक चलेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में मॉडर्न आर्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। बाकी जितने प्रश्न आते हैं सब आसान आते हैं। तो आप, हमें लगता है कि मॉडर्न आर्ट को आप समझ पाए हैं कि मॉडर्न आर्ट में हमें किस प्रकार से बहुत कम ध्यान यहां देना है, फिर राजा रवि वर्मा और सबसे ज्यादा ध्यान यहां देना है, और लास्ट तक एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये आपका मॉडर्न आर्ट चलता रहेगा, ये कभी बंद ही नहीं होगा, क्योंकि जितना इसको पढ़ लेंगे हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए कम है। मॉडर्न आर्ट के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूपी टीजीटी और पीजीटी में, वो क्या है? यूरोपियन आर्ट बिल्कुल नहीं है। इसके बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल से। अभी हम आपको किताब बताएंगे, अभी हम इसी के अकॉर्डिंग किताब भी बताएंगे और नोट्स भी बताएंगे और गाइड भी बताएंगे, प्रैक्टिस सेट भी बताएंगे, सब बताएंगे किसमें क्या पढ़ना है, और बहुत मिनिमम बताएंगे, इतना मिनिमम बताएंगे कि 90 दिन में बहुत आसानी से होगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक से कंपनी तो हो गया था आपका, पहाड़ी तक कितने प्रश्न आ सकते हैं? मैक्सिमम 20, बहुत अगर बहुत अधिक आएंगे तो मैक्सिमम आपके 20 प्रश्न यहां से आ सकते हैं, इससे अधिक नहीं आएंगे। और प्रश्न कहां पर आपको फंसाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ अगर आपको कोई भी चैप्टर फंसा सकता है यूपी टीजीटी और पीजीटी में, तो केवल और केवल प्रागैतिहासिक। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रागैतिहासिक के कुछ स्थल आपके उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश से नए प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ के स्थलों से नए प्रश्न बन सकते हैं। आप उसको 10 बार भी रिपीट किए रहेंगे, उसी बीच से एक क्वेश्चन निकलेगा और आप एग्जाम के टाइम पे आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, मात्र एक चैप्टर प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से अकेले आपका जो है 4 प्रश्न बनेगा, ये 100% गारंटी है। और अगर आपने प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत समस्या होने वाली है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को सभी चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए हमें पढ़ना है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद से क्या आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता आपको कितना गुमराह कर सकता है बताइए आप? इसमें ऐसा क्या आ जाएगा जो आपको गुमराह कर देगा? इसमें से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और इसके बाद से वैदिक से क्या आ जाएगा? वैदिक काल में बहुत सारी पोथियां हैं, उन पोथियों का टाइम आपको याद करना होगा, और जो है पोथियों के साथ साथ जो है जो उसके अंदर एनालिसिस, जैसे अभी आ गया था आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो आपका चित्रसूत्र है 5वां अध्याय 6 वृद्धि से है। टीजीटी में आया 5वां अध्याय, किस पर चित्रसूत्र में किस पर फोकस किया गया है, तो वहां पर आपका जो है 6 वृद्धि, और तुरंत पीजीटी में सेम क्वेश्चन आया कि 6 वृद्धि कौन से चैप्टर में, तो 5वां। तो इसलिए जो है हमें इस तरीके के प्रश्न जो है वैदिक काल में एनालिसिस करना है। और वैदिक काल के बाद से आपका जब गुफाओं का शुरू होता है, थोड़ा सा अजंता आपको फंसाएगा। ठीक है, जो उसमें चित्र होंगे, क्या फंसाएगा? सिर्फ चित्र, बाकी आप तो कुछ भूल ही नहीं सकते उसमें।
क्या याद नहीं होगा? चित्र नहीं याद होगा, बाकी आप क्या भूल जाएंगे? अजंता कहाँ पे है, एलोरा से कितने किलोमीटर की दूर पे है, क्या उसका जो है गांव कौन सी है, नदी कौन सी, उसकी हाइट क्या है, उसका आकार क्या है। इससे ज्यादा क्या आपको फंसा देगा? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ आपको फंसाएगा, वो नहीं फंसा सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, बस आपको चित्र रट्टा मारना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अजंता में जितनी चीजें हैं बहुत साफ और सुथरी आपसे विशेषता क्या है, खनिज रंग कौन से रंग का प्रयोग क्या है, विषय कौन सा है, ये आएगा। अजंता के बाद से जितनी गुफाएं हैं इसी तरीके के प्रश्न बनेंगे। फिर आप दो चीजें याद रखिए, पाल शैली और भ्रंश शैली में शुरुआत जो है लघु कला कब से हो गई? ठीक है, पाल शैली से हो गई, इसकी जो है प्रथम पोथी क्या है, किसने चित्रित कराया किस सन में, और फिर जैन शैली का निश्चित जोड़, और इन सबको जो है आपको अधर निकृत वगैरह याद करते हुए आगे निकल जाना। यहाँ पर भी कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा जो आपको परेशान कर सकता है। और मुगल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, राजस्थानी और पहाड़ी और दक्षिणी और ईरानी शैली। मतलब जो प्रागैतिहासिक आपको फंसाएगा वो नहीं फंसा सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है, क्योंकि अकेले 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे यूपीटीजीटी में, और यहाँ से कुल मिलाकर के 15 में पूरा चैप्टर आपका बटा रहेगा। तो सबसे पहले इसे खूब ज्यादा एनालिसिस करके आपको पढ़ना होगा, उसको पढ़िए। अभी आगे बताएंगे कि क्या। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, ये तीनों पैरेलल चलते हैं बिल्कुल, इसमें से कोई महत्वपूर्ण नहीं है और कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें क्या है आपका, सबसे पहले स्थापत्य कला। ये स्थापत्य कला बिल्कुल जो है आपके फंडामेंटल के इक्वल चलता है। जितने प्रश्न आपके फंडामेंटल से होंगे उतने ही आपके स्थापत्य कला से भी होंगे। ठीक है, जितने फंडामेंटल से होंगे। अब आपका जो है मॉडर्न आर्ट आपको फंसाएगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ प्रागैतिहासिक की बात करें, मॉडर्न आपको जिस तरह से फंसाएगा उसी प्रकार से आपको फंडामेंटल फंसाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रश्न यहां से अधिक आएंगे लेकिन मेहनत हमें यहां करना होगा। प्रश्न यहां से अधिक आएंगे लेकिन हमें मेहनत जो है यहां करना होगा, क्योंकि यहां से ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे कि जो उनका आंसर मानना कुछ और होगा, आपका आंसर मानना कुछ और होगा। लेकिन जब आपकी बेसिक तैयारी अच्छी रहेगी, जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे, जब बेसिक तैयारी आपकी अच्छी होगी तो हमें नहीं लगता कि आपसे प्रश्न गलत होंगे। ठीक है, तो हमें फंडामेंटल में मेहनत करना है, स्थापत्य में कुछ नहीं करना है। स्थापत्य में हमें कुछ नहीं करना है, जो बेसिक स्थापत्य है उसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान वाले, खजुराहो, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मौर्य काल के जो गुप्त काल में जो हुआ है, मौर्य काल एकदम ऊपर से। ठीक है, एकदम ऊपर से मूर्तियां पूछी जाएंगी, वंशों के बारे में पूछा जाएगा, उनका बेसिक इतिहास पूछा जाएगा, और जो उनके कलात्मक साक्ष्य है बेसिक पूछा जाएगा। स्थापत्य से प्रश्न फंडामेंटल के इक्वल बनेंगे। जैसे यहां से अगर 10 फंडामेंटल आएंगे तो स्थापत्य भी आपका 7 से 8 आएगा। लेकिन इन दोनों में जो कठिन है वो आपका फंडामेंटल है, मॉडर्न आर्ट के बाद इसी का नंबर है। इसका मतलब आपने क्या समझा अभी, कि सबसे पहले हमें मॉडर्न आर्ट पर फोकस करना है और दूसरा हमें फंडामेंटल पे फोकस करना है मेहनत के दृष्टिकोण से, रट्टा के दृष्टिकोण से हमें जो है प्रागैतिहासिक टू पहाड़ी, क्योंकि यहां से प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। अब जो इन मॉडर्न आर्ट, प्रागैतिहासिक और इन 4 के अलावा जो सबसे बड़ा आपका एक और क्षेत्र बच रहा है वो है यूरोपियन आर्ट। यूरोपियन आर्ट बहुत आसान इसलिए होगा क्योंकि आपसे जो है यूरोपियन आर्ट में जो बड़े बड़े मूर्तिकार हैं, बड़े बड़े जो है आपके, जिनका नाम आप नहीं सुने हैं, नेट में जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, उनसे प्रश्न नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के 30 आर्टिस्ट अगर आप रट्टा मारते हैं, इनका इतिहास भी नहीं पूछेगा, बहुत अंदर से इतिहास भी नहीं पूछेगा। नेट का पेपर आप नहीं देने जा रहे हैं कि जो यूरोपियन आर्ट आपको जो है बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, 30 आर्टिस्टों को पढ़ना होगा, इन 30 को पढ़ाया जाएगा, 30 क्या 40 पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके बाद से क्या पूछेगा, यहां पर भी प्रागैतिहासिक काल बहुत महत्वपूर्ण है, यहां का भी प्रागैतिहासिक काल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इंडियन प्रागैतिहासिक काल में फंसाएगा वो यहां आपको कभी नहीं फंसाएगा, किसी भी कीमत पे यहां पर आपको जो है नहीं फंसाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे बहुत ऊपर से आ जाएगा, लास्को कहां है, अल्तामीरा कहां है, वृषभ वाला कक्ष कहां है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे, और जैसे ही आप प्रागैतिहासिक काल का वो गुफा खोलेंगे, बड़े बड़े पॉइंट में, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट में वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। मेहनत यहां पर भी नहीं करना है, जो फंडामेंटल और मॉडर्न आर्ट में करना है, यहां पढ़ना है। जिस प्रकार से इसको रट्टा मारना उसी प्रकार से यहां भी रट्टा मारना। आर्टिस्ट क्या पूछेंगे आपसे, पूरे गोथिक से, पता है प्रश्न यूरोपियन आर्ट में क्या बनेगा, गोथिक में बनेगा शीशे पर चित्रकारी किस शैली में हुआ है, शीशे पर चित्रकारी किस शैली में हुआ है, ये प्रश्न बनेगा। मोजाइक के लिए कौन सी शैली महत्वपूर्ण है, बेंजेटाइन है। इस तरीके का प्रश्न, ये तो हमारी बेसिक जानकारी है, पता कहां से हो जाएगा, जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, हमें पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबके एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं जहां जहां आप लोग बैठ रहे हैं। तो बस हमें पैटर्न चेंज करना है, और वो पैटर्न आपको जो है यहाँ बता भी रहे हैं। ठीक है, और आगे 90 दिनों में आप लोगों को हम उस पैटर्न से पढ़ा भी देंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, होना यह है कि प्रागैतिहासिक काल में बेंजेंटाइन और गोथिक से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। फिर सीधा जाएंगे जियोत्तो पे, पूरे जो है गोथिक शैली के चित्रकार में जियोत्तो, पूरे इटली की कला ले लीजिए आप, सब उसमें ले लीजिए, चाहे उच्च पुनर्जागरण हो, चाहे निम्न हो, चाहे उत्तर हो, चाहे प्री वाला, कुछ भी। आर्टिस्टों को लेना है 3 ही 4, माइकल एंजेलो, रैफेल, विंची, बस। इसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप विदेश में जब अलग जगह के पुनर्जागरण कालीन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ड्यूरर पढ़ना है, रिम्बरा पढ़ना है, बस। और बाकी ये जितने फ्रेंच मार्क और ये सब आपके जो है दादावाद के कलाकार हैं, वहां पर आगे बढ़ेंगे प्रभाववाद में मोने, माने, और ये जो आपने सिसिली देगा, दुनिया भर के कलाकार हैं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, मोने, माने। जैसे आप 9 प्रभाववाद में जाएंगे, जॉर्ज सोरा, उत्तर प्रभाववाद में जाएंगे तो 3 कलाकार, और यहाँ जो स्वतंत्रतावाद के अंतर्गत गोया भी आ जाते हैं तो गोया आपके हो गए।
ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि फिर आपका इतना पूरा प्रभाव आ, उधर चलिए पिकासो को पढ़ लीजिए, ब्राक को पढ़ लीजिए, मार्शल दूसा, सल्वाडोर डाली, और बहुत आगे बढ़ेंगे संरचना रचनावाद में तो काश्मीरी, मालेविच, खंडिस्की, कुल मिला के 40 कलाकार आपको पढ़ने हैं बस, और आपका पूरा मॉडर्न आर्ट, सॉरी यूरोपियन आर्ट जो है आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस सिलेबस को हम बहुत बड़ा समझते हैं यूपीटीजीटी के लिए, उतना बड़ा है नहीं। करना क्या है, बेसिक चीजें पकड़नी है और बहुत अधिक रट्टा मारना है। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, ठीक है, इतना अगर आपने फोकस किया है तो आपका सिलेबस कंप्लीट है। हमें उन्होंने क्या दिया है सिलेबस में, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमने जो आपको बताया अपने जो है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे, इतना पर्याप्त है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है टोटल, ठीक है, इनके अलावा, इन 5 के अलावा क्या बच रहा है, वो बच रहा है सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और आपका विविध है। सौंदर्य शास्त्र कठिन है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। ये जो आपके परमानेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके नोट्स में होगा और मैं उसको रिवाइज कराऊंगा। नए प्रश्न बनेंगे तो आप भी नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। विविध में आप जितना पढ़ लें कम है, विविध में आप जितना पढ़ लें कम है। तो हमें पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पैटर्न उठाना, विविध का बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न उठाना है, दृष्टि आईएएस का बुक, इसमें से सिनेमा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिनेमा, सिनेमा वाला चैप्टर पढ़ना है। और ये इसमें से लोक कलाएं, ठीक है, लोक कलाओं के साथ साथ लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इन 4 के अलावा बताओ आप क्या पढ़ सकते हो जो आपके एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं पढ़ सकते। हाँ, अब इसके बाद से आप पद्मश्री कर सकते हैं, पद्म विभूषण कर सकते हैं और पद्म भूषण कर सकते हैं, इनको जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं, हमें तो नहीं लगता इनके अलावा कुछ और आप विविध में पढ़ लेंगे। और अगर इसके अंतर्गत आपसे विविध क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आया था सुर मिले हमारा और तुम्हारा, ऐसे करके एक सॉन्ग आया था पीयूष पांडे वाला, ठीक है, तो हमने भी नहीं कर पाया, हमारे साथ में जितने लोग बैठे थे कोई नहीं कर पाया, कोई भीम जोशी लगाया, कोई पीयूष पांडे लगाया। क्यों, क्योंकि जब वो नया प्रश्न है, ये बात किसको पता था कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और संगीत की दुनिया से प्रश्न पूछेगा, तो क्या उससे मेरा सिलेक्शन रुका? या जिसने यूपी टॉप किया उसका भी ये प्रश्न गलत है, तो क्या उसका जो है सिलेक्शन रुका? या मेरा जो है पीजीटी में सेकंड रैंक रुका? नहीं रुका ना, रुकेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि वो प्रश्न के लिए ना तो आप तैयार हैं, ना तो एग्जाम में बैठने वाले वो 1 लाख बच्चे तैयार हैं। इस तरह के लिए कोई तैयार नहीं होता है। आपको हमेशा अपना बेसिक पकड़ के चलना, जब यहां से प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होगा। और ये आपका जो है सौंदर्य शास्त्र है। अब जितना भी टीजीटी और पीजीटी में, जितना भी टीजीटी और पीजीटी में आपका आएगा, चाहे वो ग्राफिक हो जाए, चाहे आपका वो विज्ञापन हो, चाहे कंप्यूटर हो, क्योंकि हमें 100 सीट में फाइट करना है। हम किसी भी जो है सिलेबस को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि समय इन लोगों के पास बहुत है। जहां तक मुझे लगता है प्रश्न बहुत कठिन बनेंगे इस बार, ये आप समझ लीजिए। और चित्रों वाला जो अभी तक लगातार जो हम टेस्ट करा रहे हैं उसमें चित्र पूछे जाते हैं, 1 से 2 चित्र हमेशा पूछे जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको, तभी चित्र दिखा के पढ़ा रहे हैं। इसके पहले नेट का बैच पढ़ाया तो उसमें भी पूरी तरह से यूरोपियन मूर्तिकार के सारे चित्र आपको दिखा दिए थे, ठीक है। तो उन चित्रों के साथ साथ आपको पढ़ाई अब करनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं। ऐसे सब चित्र नहीं, जैसे अवनीन्द्रनाथ टैगोर का भारत माता, नंदलाल बोस का पार्थ जो है सारथी, पार्थ सारथी, ठीक है, यामिनी राय का माँ और बच्चा, ऐसे चित्रों को आपको देखना ही पड़ेगा। एक आर्टिस्ट उठाइए और उसके जो 1-2 चित्र बहुत महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी पैटर्न में, जैसे जर्नी इंड, ऐसे चित्रों को देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एलटी में चित्रों से प्रश्न आया था, चित्र छपे तो नहीं थे लेकिन चित्रों से प्रश्न घुमा करके आया था। हमें लगता है शायद यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी में इस बार चित्र आएंगे और फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और चित्र जो आएंगे, मैं बता रहा हूं कि यूरोपियन आर्ट का चित्र नहीं आना चाहिए, आएगा इंडियन आर्ट का, मॉडर्न आर्ट का। तो इसलिए आपको चित्र भी अब देखना पड़ेगा। तो बचा क्या, आपका ग्राफिक विज्ञापन, ठीक है, और ग्राफिक विज्ञापन के बाद से जो चित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपका विविध में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका शायद 1-आध प्रश्न अगर कंप्यूटर से आ जाए तो ठीक है, क्योंकि आ सकता है कंप्यूटर से। और ये जितना मैंने बताया ये ध्यान नहीं देना है, ये आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी जो है लॉस नहीं करनी है। आपको सबसे ज्यादा जो अपनी एनर्जी लगानी है, जो ऊपर का हमने 5 बताया है वहां पर, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा आपको प्रश्न दे रहे हैं वो है आपका मॉडर्न आर्ट, प्रागैतिहासिक से पहाड़ी तक, और आपका फंडामेंटल। ये तीनों आपका सबसे अधिक प्रश्न दे रहा है। आंशिक रूप से स्थापत्य और उसके बाद से यूरोपियन आर्ट, आंशिक रूप से, ठीक है। यूरोपियन का 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, यूपी टीजीटी की हम बात कर रहे हैं, पीजीटी में 20 कर लीजिए, ठीक है, वो भी आसान वाले आएंगे, कठिन नहीं आएंगे। और यहाँ पे स्थापत्य से टीजीटी 15 क्वेश्चन या 10 कर लीजिए। तो ये आपका सिलेबस होना है, यानी कि आप किससे फाइट में हैं, मॉडर्न, प्रागैतिहासिक टू पहाड़ी और फंडामेंटल से आप फाइट में जाएंगे। यहां से प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, जो 5 हैं यहां से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ये सब जो एक सौंदर्य शास्त्र को भी हम ऐड करेंगे वहां पे, तो बचेंगे जो विविध वाले हैं, ग्राफिक है, ठीक है, विज्ञापन है, ग्राफिक डिजाइन है, कंप्यूटर है, फिर आपका जो है लोक नृत्य है, सिनेमा है, शास्त्रीय नृत्य है, पद्मश्री पद्म, ये सब है। इन सबसे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जैसे अभी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से एक कलाकार आ जाए, ठीक है, नेक चंद सैनी से प्रश्न पूछ ले कि ये किस लिए जाने जाते हैं,
ये वर्ल्ड फेमस है, भारत में तो है ही, वर्ल्ड फेमस है, आप तुरंत बता देंगे कि जो है इन्हें इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर गलती से आपसे पूछ लिया पद्मश्री पद्म भूषण कब मिला, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको नहीं आएगा तो जो सामने वाला बैठा होगा उसको आएगा? अरे उसके पास इतना समय नहीं है कि नंदलाल के पद्म विभूषण को छोड़ करके उनका पढ़ने जाए। ऐसे न जाने कितने हैं, ऐसे न जाने कितने कलाकार हैं। अभी किसी का डेथ हो रहा है, समीर मंडल है, अभी समीर मंडल का मान लीजिए पद्मश्री कब मिला, किसको पता है? किसी को नहीं पता। तो क्या उससे सिलेक्शन रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। हमें अपनी मजबूती, नंदलाल बोस का भी भूषण नहीं भूलना है, यामिनी राय का भूषण नहीं भूलना है, ठीक है, आपके खासगीर का पद्मश्री नहीं भूलना है, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, जो आपके के है, अमृता शेरगिल, गगननाथ टैगोर, यामिनी राय, असित कुमार, इनका नहीं भूलना है, जो ग्रुप के जितने कलाकार हैं। अब उन कलाकारों को बात कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट में, ठीक है, मॉडर्न आर्ट में हम उन कलाकारों की बात कर रहे हैं जहां से हमारा सिलेक्शन होगा। वो है राजा रवि वर्मा, पूरा बंगाल शैली। बंगाल शैली का सेंस ये है कि जिन जिन कलाकारों ने बंगाल में पढ़ा भी, भले कहीं जाके बाद में पढ़ाए। इसके बाद से बंगाल शैली के बाद सारे स्कूल, कला संगठन, कला दीर्घाएं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद से जितने ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप को तो पढ़ना है, ग्रुप के आर्टिस्टों को बहुत ढंग से पढ़ना है, ग्रुप के आर्टिस्टों को जो है बहुत ढंग से पढ़ना है। और ग्रुप के आर्टिस्ट अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 90% जितना हमने बताया, ये राजा रवि वर्मा, बंगाल शैली, ये स्कूल कला विद्यालय और ये जो है ग्रुप और ग्रुप के कलाकार, आपका 90% मॉडर्न खत्म हो गया। अब एनालिसिस करते हैं। मान लो मॉडर्न से आया 20 क्वेश्चन, सॉरी एक और उत्तर प्रदेश के कलाकार, वो बंगाल से थोड़ा अलग भी हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार। अब आपके 90% सिलेबस कंप्लीट है। मान लो आया क्वेश्चन 20, 18 क्वेश्चन यहां से होगा, 17 पकड़ लेते हैं, 17 होगा। अब 3 क्वेश्चन आ रहा नए आर्टिस्टों से, इससे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन इससे रुकेगा। जो आप 17 में से अगर एक भी गलत करते हो तो सीधा 17,000 बच्चों के नीचे आओगे, सिलेक्शन यहां से रुकेगा। इसलिए अब यहां पर भी हमने इसको जो है एनालिसिस करके बता दिया कि मॉडर्न आर्ट भी कहां से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कई बच्चे होते हैं, अब आपके अंदर समझदारी आ गई, अब आप लोग इतना ज्यादा जो है नए नए चीजों पे फोकस नहीं करते। हमने कई बच्चों के अंदर देखा है कि अब बेवजह परेशान नहीं रहते हैं। आप 17 को छोड़ करके 3 के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आप सच में सीरियस है नौकरी के लिए तो मैं बता दे रहा हूं, इस 3 क्वेश्चन में जो 1 लाख बच्चे आपके एग्जाम में बैठ रहे हैं, इन 3 क्वेश्चन में 1 लाख जो बैठ रहे हैं, वो कोई सही करेगा, कोई गलत करेगा, कोई सही करेगा। सही वही करेगा जो बेवजह का टेलीग्राम, बेवजह का यूट्यूब और बेवजह की जो है ग्रुप्स में जुड़ करके और बेवजह के जो गाइड है, प्रैक्टिस सेट है, जो फर्जी का जो है यहाँ पर लगा पड़ा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कर रहा है, वो यहाँ पे 3 में आएगा। आपको जाना है 17 की तरफ। और जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिएगा एक बार, आपके साथी भी होंगे, आपके साथ के होंगे या सिलेक्शन ले चुके होंगे, उनसे आप पूछिएगा क्या वो पढ़ाई के टाइम पर हड़प्पा की खुदाई किए थे या फिर अपने बेसिक को लेकर के हमेशा चले थे। ठीक है, अभी जो है लेटेस्ट में बिहार में राकेश का हुआ है, लेटेस्ट में बिहार में राकेश का, उससे आप फोन करके पूछ लीजिएगा कि वो कितना जो है बेसिक को लेकर के चले हैं और कितना यहाँ पर टाइम वेस्ट किए हैं। या जितने लोग अभी हैं आपस में एक दूसरे से आप लोग बात करते रहना चाहिए। तो हमें करना क्या है, मॉडर्न का भी इस तरह के एनालिसिस है। मॉडर्न हमने बता दिया, आप लगे पड़े हैं छापाकारों में, लगे पड़े हैं मूर्तिकारों में नए नए, ठीक है। पुस्तक का नाम नहीं याद आ रहा, वो लखीमपुर खीरी के लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों का जो उन्होंने कलेक्शन किया है, हम आपको पुस्तक आज जो है भेज देंगे, ठीक है। तो उसमें से आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वो हम आपको बता दें मॉडर्न आर्ट, और आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न आर्ट, धुआं धाड़े तो मॉडर्न आर्ट आप पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में सिलेक्शन आया, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आया 17 आपने गड़बड़ कर दिया। तो मेरा काम क्या है, मॉडर्न आर्ट में भी हमने आपको एनालिसिस करके बताया कि कहां पे हमें ध्यान देना है। हमें ध्यान देना 17 पे, ना कि 3 की तरफ। बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, किस पुस्तक के लिए, सॉरी किस पार्ट के लिए क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए पर्याप्त है, और उसमें भी 100% गारंटी के साथ। ऐसा नहीं कि लगभग में, कि हम आपको बता दें लगभग में ये पढ़ लीजिए तो लगभग आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं। लेकिन उससे पहले बता दें, जो बच्चे नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी सी ढीली हो चुकी है, आपको बता दें, हाँ हम ये बात मानते हैं कि 100 सीट है, सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन क्या गवर्नमेंट 27 से पहले वैकेंसी देगी? हाँ देगी। और आपकी ये तैयारी आपके वहां काम आने वाली। मान लो अभी आपने तैयारी शुरू किया है और ये सेक जो है लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनसे आपको डर है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम में शामिल होना है। 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 में से आपको सही करने हैं 125 में से आपको सही करने हैं 125। जब आप 125 में 125 सही करेंगे तो आप नए क्या, वो पुराने क्या, आप शुरू कर रहे हैं, वो दिग्गज क्या, सबके बराबर 0, सिलेक्शन आपका होगा। सीधी सी बात है। और ये कभी आप गलती मत करिएगा 16 में मेरिट गई 97, 94 पे भैया का सिलेक्शन हुआ था, हाँ 100 लाएंगे तो हो जाएगा। 94 उसके बाद क्वेश्चन वहां पर कठिन आ गया, तो फिर उसके बाद आसान आया तो मेरिट गया जो है 25 में, 21 वाली मेरिट गया 110, हाँ तो 112 हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, आपका काम है खुद को चैलेंज करने का। 90 दिन बचे हैं, खुद को चैलेंज करिए मन में। देखते हैं कहां से वो प्रश्न बनाएगा, देखते हैं कि वो प्रश्न कहां से बनाएगा। हमें 125 में 125 करना है, और फिर देखिए आपकी तैयारी अलग लेवल की होगी और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो होगा वो बढ़ेगा।
और बढ़ने के साथ साथ जो है आप 125 में 125 करके भी आएंगे सही, और फिर आपका सिलेक्शन इसी 100 सीट में होना है, क्योंकि ये 100 सीट हम उनकी बात कर रहे हैं, ओबीसी और जनरल वालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा जो एससी कैटेगरी की सीटें हैं वो भी हैं, और कुछ महिलाओं की भी सीटें हैं, तो कुछ जो महिला है वो उधर जाएंगी, एससी वाले अपने कोटा में जाएंगे। हम यहाँ पर उन ओबीसी की बात कर रहे हैं, और वो जनरल की बात करें, जनरल की सीटें कम होंगी थोड़ी सी, तो ओबीसी को यहाँ पर जो है लगभग 100 कुछ सीटें मिल रही हैं, फिर कम नहीं है। अभी 15, 19, 20 सीट में जो है आपकी कोचिंग से सिलेक्शन ले सकते हैं बिहार में, वहां पर भी फेमस हो गया था, बहुत सारे लोग फार्म डाले हैं। पूरे हरियाणा में आपके जो है यूपी से पीजीटी में सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है, चंदा यादव, अभी प्रतिभा यादव टीजीटी ज्वाइन की हैं, फिर दिव्या तिवारी का निकला था। अगर वो कर सकते हैं तो 100 सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। और इसके बाद से यही आपकी तैयारी जस्ट 27 से पहले फिर मिल रही है आपको, तो आपको लगे रहना है। बेसिक तैयारी आपको 90 दिन में क्या करना है, कैसे करना है, हमारे साथ आप लोग करिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो है अब हम बताने जा रहे हैं आपको नोट्स और किताब, ठीक है, कि कौन कौन से नोट्स और किताब हमें अब इस टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि कल जो है प्रियंका ने हमारे पास फोन किया था, जो कि ये बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है कि हमें अब क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक से पहाड़ी। सबसे अधिक जो आपके सिलेक्शन में 100% भूमिका निभाएगा वो निभाएगा आपका डिवाइन आर्ट क्लासेस का नोट्स। डिवाइन आर्ट क्लासेस या डिवाइन क्लासेस आर्ट एंड कल्चर का जो नोट्स है वो आपका जो है निभाएगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस 90 दिन में आप किसी को इंपॉर्टेंट मत दीजिएगा, किसी को भी 90 दिन के अंदर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं, नोट्स तो हमारा हो गया, दुनिया का कोई भी नोट्स हो, चाहे वो मार्केट से आप लिए हो, चाहे आपको इंटरनेट पे मिला हो, चाहे किसी ग्रुप में भेज दिए हैं, उस पर फोकस नहीं करना है। जो आपने स्वयं तैयार किया है इस क्लासेस से जुड़ करके उस पर आपको फोकस करना है। इसके बाद से जो आपका प्रैक्टिस सेट आ गया है, नोट्स के बाद से प्रैक्टिस सेट में आपको जाना है यूथ कंपटीशन के वो पेपर जो अभी तक कराए गए हैं, चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, नेट हो, डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय, यूपी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, जो भी हो, मात्र एक प्रैक्टिस सेट, बाकी सब प्रैक्टिस सेट फेंक दीजिए साइड में, उस पर आपकी नजर नहीं जानी चाहिए गलती से भी। अब आते हैं मॉडर्न आर्ट में। मॉडर्न आर्ट में फिर से आ जाइए नोट्स पे। नोट्स कई तरीके का आपके बनाए गए हैं, एक केवीएस लेवल का बनाया गया है, एक आपका जो है नेट लेवल का बनाया गया है जिसमें छापाकार मूर्तिकार भी हैं, और एक आपका जो है गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट अभी खत्म हुआ उसके हिसाब से। तीनों आपको अपने हिसाब से एनालिसिस करके पढ़ना है। फिर से आ जाइए एनसीईआरटी और फिर से आ जाइए यूथ। तो जो नोट्स है इसमें हमने आपको बता दी है चारों पुस्तकों के, जो मॉडर्न आर्ट के चारों पुस्तकें उनका एनालिसिस। ये पुस्तक पढ़ेंगे और इनका निचोड़ नोट्स पढ़ेंगे बराबर है। आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। अगर आपको कुछ करना है तो जो अभी हमने लिखा था, समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य, पारनाथ मांगो, विनोद भारद्वाज और सुनील की छापा कला, इनके चित्र पढ़ लेना, विधियां तो हम बताएंगे। आपका ये मॉडर्न आर्ट तैयार हो गया। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा आपको पढ़ना है तो जो आपकी पुस्तक है एक, ठीक है, भारतीय समकालीन कला खंड 1 और समकालीन कला 2, आधुनिक कला खंड 1, आधुनिक कला, उसमें कुछ जो है बहुत यूनिक आर्टिस्ट हैं, वो कुल मिलाकर के 25 से 30 होंगे, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। वो 25-30 पढ़ने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। किसी दिन भी 1 घंटे में हम आपको 25-30 आर्टिस्ट, मैक्सिमम 50 आर्टिस्ट आपको पढ़ा देंगे। एक पॉइंट उसमें पढ़ना है, मैक्सिमम 2-2 पॉइंट पढ़ना और आपका समाप्त हो जाएगा। और वो आपके जो मुख्य मॉडर्न आर्ट का हमने आपको बताया था पैटर्न, उससे अलग है, उस पर फोकस नहीं करना है। पढ़ा देंगे, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका मेन वही था जो हमने बताया, राजा रवि वर्मा, बंगाल शैली, सभी ग्रुप्स, कला संस्थान, बस वहां के कलाकार, इतना आपको पढ़ना। तो मॉडर्न आर्ट में अगर आप सच में कोई पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ 3 पुस्तकें हैं। आप सभी लोगों को याद है ये 3 पुस्तकें कौन सी हैं? एक तो आपकी जो पहली पुस्तक है प्राणनाथ मांगो के चित्र, विनोद भारद्वाज के चित्र, सुनील की छापा कला के चित्र। इनके अंदर क्या मैटर है? वो इनके अंदर जो भी मैटर है, पूरा विनोद भारद्वाज की जो पुस्तक है वो साक्षात्कार पर डिपेंड है। सब आर्टिस्टों से साक्षात्कार हुआ, वहां से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वहां से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। वो आपका जो है किससे है? वो आपका साक्षात्कार पे केवल जो चित्र छपे हुए हैं वहां से प्रश्न बन रहे हैं। चित्र रट्टा मारिए, आपका जो है विनोद भारद्वाज खत्म। अब आ जाइए सर इसमें मैटर क्या है, आप पूछेंगे। प्राणनाथ मांगो में जो मैटर है, वो मैटर है ममता चतुर्वेदी वाला। ममता चतुर्वेदी वाला मैटर है, यानी कि कला विद्यालय, मुंबई कला विद्यालय, ग्रुप्स, गिल्ड में किसने क्या किया, ठीक है, और ग्रुप 8 में क्या किया, किस प्रकार से जो है। अब यहां पर एक मैटर मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। प्राणनाथ मांगो में राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल बोला है, बाकी किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप जा करके नोट्स उठा के देखिए, क्या उसमें हमने राजा रवि वर्मा को पूर्व का राफेल लिखाया है या नहीं? 101% लिखाया है। तो यानी कि मैटर यहां का क्या हुआ? हाँ, सब करा रखा है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न का मैटर है, मैं बता रहा हूं कि इसी नोट्स में सारी पुस्तकें शामिल हैं। क्या नहीं शामिल? अब आपको यहां पर 350 चित्र थोड़ी हम दिखाएंगे, लेकिन 350 चित्र हम आपके सहयोग के लिए दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। वो 350 चित्र पढ़ने में 1.5 घंटे लगेंगे। आप एग्जाम तक 10 दिन पढ़ दीजिए, 10 घंटे पढ़ दीजिए, वो चित्र याद हो जाएंगे। 90 दिनों में 10 घंटे चित्र याद हो जाएंगे। तो
यहाँ का पूर्व का नाफिल आपके नोट्स में ऐड है, तो मैटर तो कहीं का नहीं छूटा है, फिर समस्या कहाँ है? समस्या यह है विनोद भारद्वाज के साक्षात्कार से मैटर आएंगे नहीं, चित्र रट्टा मारने। सुनील का या तो विधियां है या तो चित्र हैं, तो चित्र हम आपको दे देंगे, विधियां हम पढ़ा चुके हैं, विधियां फिर से रिवाइज करा देंगे, वहां से भी प्रश्न नहीं बनने हैं। तो मॉडर्न आर्ट की टेंशन आप लोगों को छोड़ देनी है, बेसिक पढ़ाई करिए, नोट्स, एनसीईआरटी, यूथ और इन तीनों के चित्र। मॉडर्न आर्ट इससे ज्यादा नहीं आएगा, और इससे ज्यादा आएगा तो फिर कोई कर भी नहीं पाएगा। इन्हीं में से अगर अलग आ गया, बद्रीनाथ आर्या, जितना मैंने लिखाया है अगर वहां से नहीं आ रहा है, जितना मैंने लिखाया बद्रीनाथ आर्या के, अगर वहां से नहीं आएगा, अब मान लो बद्रीनाथ आर्या कोई गया श्रीलंका घूमने और श्रीलंका से नाग भट्ट आए हुए थे, तो हो सकता है नाग भट्ट बद्रीनाथ आर्या का चित्र जो है देख करके बहुत उनको अच्छा लगा हो, क्योंकि बद्रीनाथ आर्या बहुत अच्छा वाटर कलर करते थे, तो नाग भट्ट इनका चित्र ले जाकर के श्रीलंका किसी संग्रहालय में रख दिए हो। और यहां से जो है अभी जो दिल्ली के अवध जो है एक से एक कलाकार हैं, ठीक है, मान लो आपके लखनऊ के अवधेश हैं, वो गलती से श्रीलंका गए हों और वहां देख लिए पेपर सेट करने के, तो वो चित्र आकर के पेपर में बता दिए, तो क्या वो आपको पता है या हमें पता है या फिर जितने बच्चे एग्जाम में शामिल हैं उनको पता? किसी को नहीं पता, और उससे आपका सिलेक्शन भी नहीं रुक रहा है। तो सिलेक्शन जितनी बुकें हैं उसमें अगर बद्रीनाथ आर्या का चित्र नहीं और जो अभी तक पूछा जा चुका उससे अलग आता है तो उससे सिलेक्शन नहीं रुक रहा है। तो मॉडर्न आर्ट में आपको यहाँ पर फोकस करना है। अब आपका बचता है पूर्व से पहाड़ी और मॉडर्न आर्ट के अलावा, तो वो है आपका फंडामेंटल। और फंडामेंटल में जो सबसे ज्यादा आपका सहयोग करेगा दो, एक तो नोट्स, बहुत सारी चीजें नोट्स में लिखाई गई हैं, जितनी बेसिक चीजें हैं, थोड़ा एडवांस चीजें हैं, वो सब आपके नोट्स में शामिल है। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है, एक दिन बैठिए, यूपी टीजीटी, हालांकि हम करा चुके हैं नोट्स में, उसके बाद भी आपको बोल रहे हैं, आप जल्दी पेपर उठा देख लीजिए, यूपी टीजीटी उठा देख, सारे के सारे फंडामेंटल के क्वेश्चन इसमें शामिल है। फिर भी पीजीटी यूपी के, और अभी जितने बिहार के पेपर हुए हैं, अभी जितने राजस्थान के हुए हैं, जितने अभी हरियाणा के हुए हैं, जितने नेट के हुए हैं, आपको एक दिन निकालना है समय, सबके सब पेपर इसे यहां से उठा करके क्वेश्चन यहां पे ऐड कर लेना है, आपका खत्म बात। एक ही दिन में ये काम आज ही खत्म कर लीजिए, सारे के जो है फंडामेंटल के क्वेश्चन उठाइए और सब अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और नोट्स को पढ़ते रहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हम आपसे अभी यही कहेंगे कि सिर्फ नोट्स पढ़िए। अब ये आप पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, ये जितने क्वेश्चन मिले यहाँ ऐड करते जाइए। तो फंडामेंटल क्या करना, सिर्फ एक चीजें पढ़नी है, नोट्स, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन तो आप एनालिसिस कर ही रहे हैं, तो ये तो हो ही गया। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो सिर्फ मॉडर्न का और प्रागैतिहासिक का थोड़ी करेंगे, पेपर तो पेपर है, आप पूरा सॉल्व करेंगे तो होता चला जाएगा। तो यहाँ सिर्फ नोट्स, कोई किताब नहीं, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आपको नोट्स पढ़ना है इस क्लासेस का बस, और यहां से आपका फंडामेंटल समाप्त हो रहा है। अब आ गई दो चीजें, स्थापत्य प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे यूथ वाली से ही करना है, किसी से नहीं करना है। सारे के सारे प्रश्न जो स्थापत्य के नए बन रहे हैं, चाहे बिहार हो हरियाणा, वहां से मिल गया पहला पॉइंट स्थापत्य में। दूसरा पॉइंट आपका स्थापत्य में अगर यहां से आपके क्वेश्चन सारे मिल गए, तो डिवाइन आर्ट जो आपकी क्लासेस है इसके नोट्स बहुत पर्याप्त हैं, जितना चाहिए कहीं उससे ज्यादा है, ठीक है। ये आपका नोट्स और ये हो गया यूथ का यही प्रैक्टिस, ये आपका हो गया तीसरा एनसीईआरटी। आपको इतना एनसीईआरटी का मतलब हम क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का मैटर इसमें नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे उठा के पूछ लेगा और एनसीईआरटी वाला सही करा देगा, जो बाकी किताबों में नहीं है। और फिर अगर थोड़ा बहुत इसमें आपको किताब एक शामिल करना है, तो उससे बेस्ट स्थापत्य की किताब पूरे मार्केट में नहीं है, मीनाक्षी काशीवाल वाली, उसको आप पढ़िए। उसमें जितना आप गहराई से पढ़ना, हर बार आपको जो है वो अलग ही दुनिया में लेके जाती है। मेरी फेवरेट बुक है, और स्थापत्य टॉपिक आप लोगों को पता होगा तो मेरा फेवरेट है। इस बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे हर बार नया मिलेगा, इतना रीता प्रताप में भी नया नहीं मिलता है जितना इसमें नया मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके साथ में आप नोट्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाला ही मैटर पूरा नोट्स में, फिर भी आप पढ़ ले रहे हैं, फिर भी आपको लगे कि हमें थोड़ा बहुत सहयोग के लिए कुछ रखना है साथ में, इसको लेकर बैठा करिए, स्थापत्य के लिए पर्याप्त है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मीनाक्षी काशीवाल की स्थापत्य, बाकी नोट्स एनसीईआरटी वही है। एनसीईआरटी तो बहुत पतली है, 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, आपका जो फंडामेंटल हो गया यूरोपियन आर्ट पे। यूरोपियन आर्ट के लिए करना है आप लोगों को क्या, जितना आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं कर डालिए, आपका यूरोपियन आर्ट यहीं से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहां तक मैं आपसे यह भी कह रहा हूं कि टीजीटी के लिए नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इतना कह रहा हूं। लेकिन यूथ कंपटीशन अगर आप सॉल्व किए हो तो जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे सब के सब आपका यूपी टीजीटी में पर्याप्त होगा, जितना भी आप पढ़ोगे पर्याप्त होगा। अब इसके बाद से करना क्या है, करना यह है कि मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे, आपका पूरा यूरोपियन आर्ट हम समाप्त करा देंगे, और वो आपको नोट्स में वो मैटर मिलेगा। तो अगर आपके अपने ऊपर भरोसा ना हो तो नोट्स पढ़ लीजिएगा क्लास का, और खुद पे अगर भरोसा है तो सिर्फ अगर आपने पेपर सॉल्व किया है, यूथ कंपटीशन में अलग अलग यूरोपियन आर्ट का पूरा क्वेश्चन दे दिया है, मिस्र का अलग दिया है, मेसोपोटामिया का अलग दिया है, उसके बाद प्रागैतिहासिक का अलग दिया है, गोथिक और जो है बाइजेंटाइन का अलग दिया है, पुनर्जागरण अलग दिया है, प्रभाववाद चैप्टर वाइज दिया है, अगर आपने वो पढ़ लिया है तो पीजीटी टीजीटी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप ना कर पाए। अगर कॉन्फिडेंस है तो मैं बता रहा हूं 100% आप निश्चिंत रहिए पेपर सॉल्व करके। और आपको लगता है कि नहीं एक बार बेसिक देख लें, कोई किताब नहीं उठाना इस समय, सिर्फ नोट्स प्रैक्टिस यूरोपियन आर्ट के लिए। अब क्या बचा आपका सौंदर्य शास्त्र, सेम जो आपको फंडामेंटल में हमने आइडिया दिया है, सारे उठा करके पेपर लीजिए, सारे एक दिन बैठिए, जितना भी सौंदर्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आया है
क्योंकि जब हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे तो यहाँ तो आपके सौंदर्य शास्त्र के मिल ही जाएंगे, उसके बाद से आप जितना जल्दी कर लें, हम तो भाई 3 महीने के हिसाब से पढ़ाएंगे और आप लोगों को जो है अगले दिन हमारा एग्जाम उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो आपको वो सब कुछ करना है, आज ही करना है, जो 3 महीने बाद आपको एग्जाम में शामिल होकर करना है। तो आपको क्या करना है, सौंदर्य शास्त्र के पूरे नोट्स कलेक्ट करिए, पूरे क्वेश्चन और मैटर कलेक्ट करिए, सौंदर्य शास्त्र के नोट्स में ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं करवा चुका हूं, उसके लिए परेशान नहीं। आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे आपके नोट्स में है वो, पढ़ेंगे आपके नोट्स में है वो। फिर भी अगर कुछ नया मिलता है, जैसे भी बिहार का हुआ है, हरियाणा का हुआ है, तो वो चीजें आप ऐड करिए। करना क्या है, सौंदर्य शास्त्र के लिए जो नोट्स है उतना पर्याप्त है, कोई बुक और कुछ नहीं। अब आपका जो है ये 6 पैटर्न आपका तैयार हो गया, प्रागैतिहासिक से पहाड़ी, मॉडर्न आर्ट, इसके बाद से आपका जो है फंडामेंटल, यूरोपियन आर्ट, और इसके बाद से स्थापत्य और सौंदर्य शास्त्र, इतनी चीजें करनी है। और उसके बाद से जो भी आपका ग्राफिक्स है, ये 1 दिन की क्लास या मैक्सिमम 2 दिन की क्लास में इतना बता देंगे कि उससे 1% भी अधिक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो बताएंगे आना उसी में से है, उससे ज्यादा नहीं आना है आपका। जैसे हाँ विविध, वो आप अपना विविध के लिए समय, वो भी हमने विविध के लिए भी बता दिया, इसके लिए भी दृष्टि आईएएस की हमने जो है पुस्तक बता दी है, क्योंकि उसमें सिनेमा बहुत अच्छे से है और आपका लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएं सब कुछ है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और चूंकि वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है तो कोई काट भी नहीं सकता है और बहुत विधिवत लिखी गई है, तो आप उसको विविध के लिए पढ़ लीजिए। कुल मिला के 7 चीजें आपको जो है लेकर के एग्जाम में जाना है, सबकी तैयारी हो चुकी है। अब आपको सिर्फ उसको धार देने की जरूरत है, 12-12, 13-13, 15-15 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। टारगेट 125 में 125, बिल्कुल जिसने दिमाग लगा लिया, क्योंकि हम लोग होते हैं ना जब बैठते हैं तो हम लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं, इस वर्ष इतना, इस वर्ष इतना, इस वर्ष इतना, तो इस वर्ष कितना, 125 आपको करना कितना है, 125, और उसके हिसाब से तैयारी करना, खुद को चैलेंज करना है कि देखते हैं इस बार कहां से प्रश्न बनाएगा और उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, क्लासेस आई थिंक हमें लगता है 20 तारीख से आप लोगों की शुरू होंगी। ठीक है, और ये 90 दिन की कुछ निर्धारित फीस होगी, जिन्हें जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे और साथ में हमारे जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।